हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमने जो एक और सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसको कंप्लीट करवाते हैं। फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आती है उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर से उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो अभी तक हमने इस सीरीज़ से जो कि लक्ष्मीकांत की है 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का चैप्टर नंबर है 18, इसको हम देखेंगे, जो कि संबंधित है किससे, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर से। जिस किसी ने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री की भूमिका देखेंगे कि इनकी क्या भूमिका है, प्रधानमंत्री का जो स्थान है वो क्यों महत्वपूर्ण है। भारत एक संसदीय प्रणाली वाला देश है, और इस प्रणाली की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति है वह प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है, ना कि राष्ट्रपति में, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। इसके पहले हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूरा कंप्लीट करवाया है, आप लोग उसको जाके देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति संविधान का नाम मात्र प्रमुख होते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्ति, रियल एग्जीक्यूटिव है, वह प्रधानमंत्री के पास होती है। इसलिए ही प्रधानमंत्री को अक्सर कहा जाता है द की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्च, यानी मंत्रिपरिषद की संरचना की मध्यवर्ती चट्टान। संविधान में इनका उल्लेख किस प्रकार किया गया है। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख आर्टिकल 74, 75 में किया गया है। ये फैक्ट आपके प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 74 क्या बात करता है, आर्टिकल 74 क्लॉज जो है 1 क्या कहता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा। आर्टिकल 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह मंत्रिपरिषद का गठन और सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान के बारे में प्रोविज़न है आर्टिकल 75 में। ये जो प्रावधान है, ये स्पष्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री न केवल केंद्र सरकार का प्रमुख है, बल्कि राष्ट्र की राजनीतिक दिशा और प्रशासनिक कार्यों को भी नियंत्रित करने वाली शक्ति का केंद्र भी है। वर्तमान संदर्भ में प्रधानमंत्री को हम देखेंगे। अगर हम समकालिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, जो कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहला जो इनकी शपथ जो थी वो कौन सी डेट थी, 26 मई 2014। दूसरी बार जब इन्होंने शपथ ली तो 30 मई 2019 है। फिर क्या है, तीसरी बार शपथ इन्होंने कब ली, 9 जून 2024 को। ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने फिर भी बता दिया है। उनका कार्यकाल इस बात का उदाहरण है कि कैसे प्रधानमंत्री के पास नीतियों का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रशासनिक संरचना को प्रभावित करने की गहन शक्ति होती है। प्रधानमंत्री नीति बनाता है या सिर्फ क्रियान्वयन करता है। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि क्या जो है प्रधानमंत्री सिर्फ मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है या वह नीति निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका उत्तर ये है कि प्रधानमंत्री नीति निर्धारण की आधारशिला हैं। ये जो फैक्ट है ये डायरेक्ट आपका मेंस में बन सकता है क्वेश्चन, कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है या वह नीति निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप इनको जो है इस सारे टॉपिक को लिख के जो है आप डिटेल में इसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री नीति निर्धारण की आधारशिला है, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है, चाहे वह आर्थिक नीति हो जैसे कि बजट का प्रारूप। दूसरा क्या है, विदेशी नीति हो जैसे कि G20 सम्मेलन या ब्रिक्स का विस्तार करना, या आंतरिक प्रशासनिक सुधार जैसे डिजिटल इंडिया 2.0। प्रधानमंत्री ही वह व्यक्ति है जो इन सबका मुख्य दिशा निर्देशक होता है। नेक्स्ट जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है कि प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति क्या है। दूसरा क्या है कि क्या संविधान उन्हें स्पष्ट शक्तियाँ देता है या सिर्फ पदनाम
करता है। तो प्रधानमंत्री की जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है, वो कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से अनुच्छेद सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की भूमिका को परिभाषित करते हैं। तो इसको हमें डिटेल में पूरा जो है देना रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान। इसके अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की जो सलाह होती है वो क्या होती है, बाध्यकारी होती है। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन ऑर्डिनेंस विथ सच एडवाइस। पहले यह जो सलाह थी वह बाध्यकारी नहीं मानी जाती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो है फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा संशोधन है जो यह बात करता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 44th अमेंडमेंट 1978। यह जोड़ा गया कि यदि जो है राष्ट्रपति को किसी सलाह पर संदेह हो तो वह उसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास लौटा सकते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद जो है यदि वही सलाह दोबारा फिर से भेजते हैं तो फिर क्या होगा, तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। मतलब ये जो 42 जो अमेंडमेंट है इसमें जो है 1976 का, इसके माध्यम से क्या स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। और जो 44 जो अमेंडमेंट है ये क्या बात करता है कि यदि जो राष्ट्रपति को किसी सलाह पर संदेह हो तो वो उसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा सकते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद यदि वही सलाह फिर दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। तो इसका जो है इसका व्यवहारिक असर क्या होगा, आज राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो रबर स्टैंप की मानी जाती है और प्रधानमंत्री नेतृत्व में कार्य करने वाली मंत्रिपरिषद ही वास्तविक निर्णय निर्माता बनती है। तो मतलब ये क्या है कि जो है प्रधानमंत्री जो वास्तविक जो कार्य है किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, और जो राष्ट्रपति हैं वो जो है क्या है, एक जो है रबर स्टैंप के रूप में जो उनकी भूमिका मानी जाती है। आर्टिकल 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रीगण की क्या स्थिति है, मतलब उनकी कंडीशन के बारे में जो है बताया गया। प्रधानमंत्री की जो है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट और जो है मंत्रिपरिषद की जो है क्या कंडीशन, मंत्रीगण की क्या कंडीशन है उनके बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन संविधान यह नहीं कहता है कि वह कौन होगा। परंपरा और लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार वह व्यक्ति जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। किनको, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया क्योंकि भाजपा में बहुमत प्राप्त था उन्हें। नेक्स्ट क्या है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी, यानी मंत्रियों का चयन, उनका फेरबदल और बर्खास्ती प्रधानमंत्री के अधीन होगी। जुलाई 2024 में जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो कई वरिष्ठ जो मंत्री थे उनको हटा दिया गया और नए जो है चेहरों को जोड़ा गया। ये सभी जो है निर्णय पीएम की अनुशंसा से हुए। नेक्स्ट क्या है, मंत्रीगण लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। यह भारतीय संसदीय प्रणाली की आत्मा है कि यदि लोकसभा का विश्वास खो जाए या पूरी मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना होगा। अगर जो है यदि लोकसभा का विश्वास खो जाए तो जो पूरी मंत्रिपरिषद है उसी को पूरा जो है मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना होगा। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से मत हार गई, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, चाहे बहुमत न होने का दोष किसी एक सहयोगी दल पर हो, पूरा मंत्रिपरिषद उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, मंत्रीगण संसद सदस्य होंगे या नहीं भी हो तो भी 6 महीने के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य है। 2024 में जयंत सिन्हा को मंत्री बनाया गया तो वो तत्काल सांसद नहीं थे, उन्हें 6 महीने के भीतर राज्यसभा के माध्यम से संसद में भेजा गया। नेक्स्ट यह आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो है संपर्क सेतु है
जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को शासन के कार्यों की जानकारी दे और उनके द्वारा मांगी गई जानकारी दे और मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना भी उनको उपलब्ध कराए। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति भले ही कार्यपालिका के निर्णय नहीं लेते हैं, परंतु वे सूचना और निगरानी की भूमिका निभा सकते हैं। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नियमित बैठकों और संवाद को हम आर्टिकल 78 की कार्यान्वयन प्रक्रिया के रूप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अन्य प्रासंगिक प्रावधान न्यायिक दृष्टिकोण। इसमें क्या है, SR मुंबई बनाम भारत सरकार 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का एक सदस्य नहीं बल्कि उसका नेता होता है और यदि मंत्रिपरिषद बहुमत खोती है तो उसे त्यागपत्र देना आवश्यक है। नेक्स्ट का केस है केशवानंद भारती 1973 में। इस केस में संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया है। इसके अनुसार संसदीय प्रणाली और प्रधानमंत्री की जवाबदेही संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा जो है जजेस की बेंच का जो है केस था। इसमें कितने जज थे, 13 जज की बेंच का केस था ये। नेक्स्ट हम देखेंगे निष्कर्ष। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री का जो पद है भारत के संविधान में एक सशक्त राजनीतिक संस्थान है। आर्टिकल 74, 75 और 78 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रधानमंत्री हैं केवल एक पद नहीं बल्कि शासन की दिशा का निर्धारक हो। परंतु संवैधानिक उत्तरदायित्व भी तय किया गया कि खासकर लोकसभा के प्रति जवाबदेही राष्ट्रपति को सूचित करने का कर्तव्य भी हो। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की भूमिका, नियुक्ति व औपचारिक कार्य। आर्टिकल जो 75 क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन ध्यान दीजिए कि संविधान यह नहीं बताता कि राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा। यहाँ काम आती है लोकतांत्रिक परंपरा और व्यवहारिक राजनीति। राष्ट्रपति सामान्यतः उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। नियुक्ति की संभावनाएं, जिसके अंतर्गत जो है 3 स्थितियां दी गई हैं। पहला क्या है, स्पष्ट बहुमत की स्थिति। जब किसी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तब राष्ट्रपति उस दल के निर्वाचित नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं। उदाहरण के लिए 2014, 2019 और 2024 में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया क्योंकि वे भाजपा संसदीय दल के निर्वाचित नेता थे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, गठबंधन की स्थिति में जब किसी एक दल को बहुमत नहीं होता लेकिन गठबंधन के रूप में बहुमत मौजूद हो तो राष्ट्रपति आमतौर पर पूर्व निर्धारित गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 2004 में यूपीए गठबंधन को बहुमत मिला था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को यूपीए ने अपना नेता चुना। राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है, त्रिशंकु लोकसभा, कोई स्पष्ट बहुमत जब ना हो। जब किसी दल या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तब राष्ट्रपति को विवेक से काम लेना होता है। इससे राष्ट्रपति निम्न में से किसी को आमंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहला उसके अंतर्गत कौन है, सबसे बड़ी पार्टी के नेता। दूसरा क्या है, सबसे बड़े गठबंधन के नेता को, वह नेता जो समर्थन पत्रों के साथ बहुमत सिद्ध कर सके। उदाहरण के लिए 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी को आमंत्रित किया गया लेकिन वे बहुमत साबित नहीं कर सके और 13 दिन में ही सरकार गिर गई। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्वास मत नियुक्ति के बाद अगला कदम। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सिर्फ शुरुआत है, असली परीक्षा होती है बहुमत सिद्ध करना। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है। यदि वह बहुमत साबित नहीं कर पाता तो उनकी सरकार जो है गिर जाती है। हालिया दृष्टांत महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कई बार देखा गया कि नियुक्ति के बाद विश्वास मत से सरकार बदल गई।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतरिम प्रधानमंत्री। अगर कोई नहीं चुना जा सके तो ऐसे दुर्लभ अवसर भी आ सकते हैं जब कोई स्पष्ट बहुमत नहीं हो या चुनावों के परिणाम आने में विलंब हो। तब राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ सदस्य वर्तमान प्रधानमंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना सकते हैं जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती है। उदाहरण के लिए 1996 में नरसिम्हा राव के चुनाव के बाद नई सरकार की शपथ लेने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है राज्यसभा से प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है? हाँ, प्रधानमंत्री राज्यसभा सदस्य हो सकता है। संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह लोकसभा से ही हो। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966 से 67, HD देवगौड़ा 1996, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री रहते हुए कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। हालांकि लोकतांत्रिक जवाबदेही की दृष्टि से राजनीतिक रूप से आलोचना का विषय बन सकता है। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह संवैधानिक प्रावधानों से अधिक लोकतांत्रिक परंपराओं, राजनीतिक यथार्थ पर आधारित होती है। नियुक्त जो व्यक्ति होता है उसको संसद का विश्वास प्राप्त करना ही सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण होता है। राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक होती है, लेकिन त्रिशंकु लोकसभा में उनका विवेक सक्रिय हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। उसके अंतर्गत जो पहला है, प्रधानमंत्री पद की जो असली शक्ति है उसके पास उपलब्ध अधिकारों, प्रशासनिक पहुंच और राजनीतिक प्रभाव में होती है। भारतीय शासन तंत्र में प्रधानमंत्री के पास 3 स्तरों पर प्रभावी शक्तियां होती हैं। ये फैक्ट आपका प्री में बन सकता है। पहला क्या है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। फिर क्या है, अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कार्य। हम इन्हें क्रमशः विस्तार से देखेंगे। पहला क्या है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इसको हम देखेंगे, प्रधानमंत्री देश की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसलिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। वे न केवल मंत्रियों का चयन करते हैं बल्कि उनके कार्यों का समन्वय, निर्देशन और प्रभावी नियंत्रण भी करते हैं। उदाहरण के लिए 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया और उनको प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जैसे कि डिजिटल, MSME और ग्रीन एनर्जी फोकस। नेक्स्ट क्या है, उच्च पदों पर नियुक्तियां, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति में, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में, कैग, UPSC चेयरमैन, कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति में। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को किन की नियुक्तियों में सलाह देते हैं। तो ये जो है राज्यपालों की नियुक्ति में, दूसरा है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में, कैग की नियुक्ति में, UPSC के चेयरमैन की नियुक्ति में, कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। यानी प्रशासन की ऊपरी परत पूरी तरह से उनके प्रभाव में होती है। नौकरशाही का नेतृत्व। भारत सरकार के सभी सचिव और प्रमुख अधिकारी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। कैबिनेट सचिवालय और PMO का प्रमुख नियंत्रण प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली का केंद्रीय अंग होता है। संसद सत्र बुलाने की सलाह। राष्ट्रपति संसद सत्र तभी बुलाते हैं जब प्रधानमंत्री उनको सलाह देते हैं। तो ये फैक्ट भी प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति को संसद भंग करने की सलाह। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं। इसका हम उदाहरण देखेंगे। 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करने की सलाह दी और समय से पहले चुनाव कराए। फिर नेक्स्ट क्या है, नीति निर्माण में नेतृत्व। प्रधानमंत्री नीतिगत वक्तव्य, अभिभाषण का उत्तर, संसद में बहसों का समापन करते हैं। 2024 में राष्ट्रपति अभिभाषण का उत्तर खुद प्रधानमंत्री ने दिया, जिसमें उन्होंने सरकार के विकसित भारत 2047 लक्ष्य को विस्तार से रखा। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक, विदेशी नीति और राजनीतिक शक्तियाँ। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, आर्थिक नीति, जिसमें क्या बताता है कि जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का भी नेतृत्व करते हैं।
प्रधानमंत्री 2025 से 30 के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है, जो भारत की ऊर्जा नीति की दिशा को नई दिशा देगी। नेक्स्ट क्या है? विदेश नीति। इसमें प्रधानमंत्री देश का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व होता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, समझौतों और कूटनीति वार्ताओं का नेतृत्व भी करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे वर्तमान संदर्भ में इनके क्या उदाहरण हैं। 2024 में G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की भूमिका को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया गया। ब्रिक्स का विस्तार, जिसमें कई नए देश शामिल हुए। भारत की राजनीतिक भागीदारी प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देशित रही। राजनीतिक नेतृत्व हम देखेंगे। प्रधानमंत्री संसदीय दल के नेता होते हैं। वे चुनाव अभियानों, गठबंधन प्रबंधन और पार्टी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी का नारा पूरी तरह प्रधानमंत्री केंद्रित रणनीति का हिस्सा था। नेक्स्ट क्या है? संकट प्रबंधन और विशेष परिस्थितियों में नेतृत्व। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय संकटों का नेतृत्व करते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, पुलवामा हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक 2019। इन सभी स्थितियों में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट हम देखेंगे उनकी आलोचना और संतुलन। प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वह सीमित नहीं है, उनके सामने संवैधानिक और नैतिक सीमाएं भी हैं। इसकी हम आलोचना किस रूप में करेंगे? प्रधानमंत्री की भूमिका सीमित हो गई है, संसद में बहसों की गुणवत्ता में गिरावट आई है, कैबिनेट चर्चा के बजाय निर्णय पीएमओ के लिए जाते हैं। संतुलन में क्या है कि लोकसभा का बहुमत खोने पर इस्तीफा देना पड़ता है, न्यायपालिका और प्रेस की निगरानी में है इनका जो पद है, जनता की प्रतिक्रिया और चुनावों में उत्तरदायित्व होता है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की भूमिका सिर्फ एक पद नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता और नीति निर्माण का समन्वय केंद्र है। मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री की क्या संबंध है उनको हम देखेंगे। प्रधानमंत्री को अक्सर कहा जाता है फर्स्ट एमंग इक्वल, समानों में प्रथम। यह वाक्य बताता है कि मंत्रिपरिषद एक सामूहिक संस्था है, परंतु उसका जो नेतृत्व और नियंत्रण है वह प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। मंत्रिपरिषद का गठन और पुनर्गठन। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किन मंत्रियों को नियुक्त करना है इसकी सलाह देते हैं। यह सलाह बाध्यकारी होती है। वे तय करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री नीति निर्णय के विरुद्ध जाता है तो प्रधानमंत्री उनकी बर्खास्तगी की भी सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। चर्चा को जैसे दिशा, एजेंडा, फैसले देने का कार्य उन्हीं के अधीन होता है। विवाद व असहमति की स्थिति में अंतिम निर्णय भी उन्हीं का माना जाता है। कृषि कानूनों 2020 से संबंधित मंत्रिमंडलीय बैठकों में अंतिम नीति का स्वरूप प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही तय हुआ था। समन्वय और नियंत्रण की भूमिका। भारत जैसे विशाल प्रशासनिक ढांचे में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। इस कार्य में प्रधानमंत्री नीतियों का समन्वय करते हैं। जब दो मंत्रालयों में अंतर्विरोध होता है तब प्रधानमंत्री अंतिम मार्गदर्शक बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व का केंद्र। प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाए रखना। यदि सरकार बहुमत खो देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, भले ही गलती किसी एक मंत्री की हो। उदाहरण के लिए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से विश्वास मत हार गई और पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर प्रभाव। प्रधानमंत्री की यह जो शक्ति होती है किसी विशेष मंत्री से उसका पोर्टफोलियो छीन सकती है, उससे इस्तीफा देने को कह सकते हैं यदि वह संसदीय गरिमा व नीतियों के विरुद्ध आचरण करता है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का केवल प्रमुख नहीं होता बल्कि नेता, क्योंकि वह देश दिशा तय करता है, समन्वयक
क्योंकि वह विभिन्न मंत्रालयों को जोड़ता है। नियंत्रक, क्योंकि वह अनुशासन और उत्तरदायित्व बनाए रखता है। प्रधानमंत्री की भूमिका, शक्ति बनाम बाध्यता। अब तक देखा कि प्रधानमंत्री को कार्यपालिका, विधायिका, मंत्रिपरिषद, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारी अधिकार प्राप्त है, लेकिन क्या वह पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च होता है? उत्तर नहीं। भारत का प्रधानमंत्री शक्तिशाली अवश्य है, लेकिन उसकी शक्ति लोकतंत्र की कसौटी पर संतुलित और उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कहाँ पर मजबूत हैं? नीति निर्धारण का नेतृत्व, आर्थिक, सामाजिक, रक्षा और विदेश नीति, सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जो है निर्णायक भूमिका के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री के विजन का ही परिणाम है। नेक्स्ट क्या है? पीएमओ और कैबिनेट का प्रभुत्व। पीएमओ एक शक्तिशाली केंद्र बन चुका है जो निर्णयों को तेजी से क्रियान्वित करता है। उदाहरण के लिए 2023 से 24 के दौरान G20 बैठक की तैयारियों की सीधी निगरानी पीएमओ द्वारा की गई। नेक्स्ट क्या है? राजनीतिक ताकत। यदि प्रधानमंत्री को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो वह अपनी पार्टी और गठबंधन पर भी नियंत्रण रख सकता है। वर्तमान स्थिति देखें 2024 की कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल में भाजपा और एनडीए के स्पष्ट समर्थन से राजनीतिक ताकत मिली हुई है। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री की संवैधानिक बाध्यताएं और कहाँ पर संतुलन है। अब यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री को जिन सीमाओं और उत्तरदायित्व का पालन करना होता है वे लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री तभी तक पद पर रह सकता है जब तक वह लोकसभा का विश्वास उसके पास हो। 1999 में वाजपेयी सरकार से जो है एक वोट गिर गई। यह दिखाता है कि बहुमत ही प्रधानमंत्री की वैधता है। नेक्स्ट क्या है? सामूहिक निर्णय लेने की बाध्यता। भले ही प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, लेकिन कैबिनेट के फैसले सामूहिक रूप से ही लिए जाते हैं। वह एक डिक्टेटर नहीं बन सकता है। उदाहरण के लिए 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का फैसला पूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक और बहस के बाद लिया गया। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति और न्यायपालिका की मर्यादा। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को नियमित रूप से सूचित करना होता है। आर्टिकल 78 के तहत कोई भी निर्णय न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर नहीं होता है। उदाहरण के लिए अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा। प्रधानमंत्री की नीतियां भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक संस्थानों की भूमिका। प्रधानमंत्री को कैग, चुनाव आयोग, यूपीएससी, एनएचआरसी जैसे स्वतंत्र संस्थानों का सम्मान करना होता है। कैग रिपोर्ट ने कई बार सरकार की योजनाओं में गड़बड़ियों को उजागर किया है। प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना पड़ा है इस संदर्भ में। समकालिक विमर्श के समक्ष जो है देखेंगे कि शक्ति का जो है केंद्रीकरण। आज एक बहस चल रही है कि क्या भारत का प्रधानमंत्री संस्थाओं से ऊपर है। समर्थन में निर्णय प्रक्रिया तेज हुई है। स्पष्ट नेतृत्व और नीतिगत स्थिरता है। आलोचना में हम क्या लिखेंगे कि मंत्रिपरिषद का स्वरूप कमजोर हुआ है। संसद में बहसें सीमित हो गई हैं। कुछ फैसले पीएमओ तक ही सीमित दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए 3 कृषि कानूनों की घोषणा और बाद में वापसी। इस प्रक्रिया में व्यापक कैबिनेट और संसदीय चर्चा नहीं हुई है। नेक्स्ट क्या है? अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री भारत का सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद हो सकता है, परंतु वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादाओं से बंधा होता है। उसकी शक्ति उसके राजनीतिक जनादेश, संवैधानिक विवेक और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व से नियंत्रित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की भूमिका। जैसे किसी राजा के पास एक राज्यसभा होती है, वैसे ही आज के प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ होता है। यदि प्रधानमंत्री नीति का मस्तिष्क है तो पीएमओ उसका नाड़ी संवेदन तंत्र। पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस अब केवल सहायक इकाई नहीं रहा है, बल्कि यह नीति निर्माण, प्रशासनिक निगरानी और रणनीतिक योजना का केंद्र बन चुका है। पीएमओ की स्थापना और संवैधानिक स्थिति, ये सारे फैक्ट आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यह एक कार्यकारी कार्यालय है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी स्थापना 1947 में जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिवालय के रूप में हुई थी। इसे औपचारिक रूप से 1977 में पीएमओ का नाम दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी और इसको जो है पीएमओ नाम कब दिया गया है? 1977 में। यह प्रधानमंत्री के अंतर्गत आने वाला सर्वोच्च प्रशासनिक तंत्र है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएमओ के प्रमुख जो है घटक, प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं। ये वर्तमान में 2024 से 25 में प्रमोद कुमार मिश्रा इस पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA। सुरक्षा नीति, विदेशी नीति और सामरिक रणनीति में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। अजित डोभाल वर्तमान में NSA हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो रणनीतिक मामलों में प्रधानमंत्री के सबसे करीबी माने जाते हैं। अन्य अधिकारी इसमें कौन शामिल होते हैं? अतिरिक्त सचिव, निदेशक, अनुसंधान अधिकारी, निजी सहायक, मीडिया सलाहकार आदि। फिर पीएमओ के जो है क्या कार्य होते हैं? पहला है प्रशासनिक समन्वय, सभी मंत्रालयों और विभागों के कार्यों पर नज़र रखना, फाइल और प्रस्तावों की समीक्षा करना। यदि रक्षा मंत्रालय कोई नया प्रस्ताव लाता है, जैसे कि अग्निपथ योजना, तो अंतिम समीक्षा पीएमओ करता है। नेक्स्ट क्या है? नीति निर्माण में भागीदारी, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं का प्रारूप पीएमओ से बनता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन सबकी नीतिगत रूपरेखा पीएमओ से समन्वित होती है। नेक्स्ट क्या है? संकट का प्रबंधन करना इनका कार्य होता है। कोविड-19, पुलवामा, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, इन सभी ने पीएमओ ने आपातकालीन नियंत्रण कक्ष की भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्या है? मीडिया और जनसंपर्क, मन की बात, सोशल मीडिया, प्रेस ब्रीफिंग, इन सभी का तकनीकी और सामग्री समन्वय पीएमओ करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शक्ति का केंद्रीकरण और चिंताएं भी हैं। पीएमओ के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर आलोचनाएं उठी हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रालयों की स्वायत्तता की जो है कमी देखने को मिल रही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया एक व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण, संसद की उपेक्षा और फाइलें सीधे पीएमओ से क्लियर होने का चलन। एक अध्ययन के अनुसार 2014 के बाद पीएमओ की शक्तियाँ 2004 से 14 के मुकाबले कहीं अधिक केंद्रीकृत हो गई हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पीएमओ अब सिर्फ एक सहायक निकाय नहीं, बल्कि नीति निर्माण का संचालक केंद्र है, प्रशासनिक निर्णयों का निरीक्षक है और रणनीतिक निर्णयों का उत्प्रेरक बन चुका है। तो ये हमारा जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।